सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। आज हम करेंगे एचटेट 2023 जो कि हुआ था 2 दिसंबर को। उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में हम ये पूरा पेपर करेंगे और उसके बाद एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी भी वीडियोज़ मिला करेंगी, तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ओजीव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द। देखिए ओजीव क्या, तोरण वक्र। ये ग्राफिक रूप से क्या पता लगाने में सहायक हो सकते हैं? मीडियन, ठीक है। ओजीव अगर आता है क्वेश्चन में तो मीडियम पे हम टिक करेंगे, और अगर आता है क्वेश्चन में हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली, तो आ जाएगा हमारा आंसर मोड। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, ओजीव आता है तो मीडियन में, और अगर हिस्टोग्राम आता है तो मोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिश्मेटिक लीडर, यानी कि जो करिश्माई नेता होते हैं उसकी क्या विशेषता नहीं है? नाम से ही पता लग रहा है, करिश्माई नेता। एज ए गॉड गिफ्टेड, ये गॉड गिफ्टेड से पर्सन होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि कॉपी पेस्ट में तो बिल्कुल यकीन नहीं करते, यानी कि ये क्या इसकी विशेषता नहीं है। तो ये अगर ढंग से पढ़ा जाए क्वेश्चन तो बिना कंसेप्ट जाने भी इसके आंसर कम टिक कर सकते हैं कि कन्वेंशनल बिहेवियर, जो परंपरागत व्यवहार होता है ना, उसको ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी क्या विशेषता होती है करिश्माई नेता की? देखिए इसका एक विजन होता है, आर्टिकुलेशन होता है, इनकी अपनी दृष्टि होती है, अभिव्यक्ति होती है। पर्सनल रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स, अनुयायी की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता होती है। अपने जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ ये बहुत ही सेंसिटिवली जुड़े हुए होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं करिश्माई नेता के बारे में। देखिए करिश्माई नेता क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, गतिशील होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, प्रेरक होते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, यानी कि ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज को फॉलो करते हैं। तो यानी कि ये जो परंपरागत व्यवहार था ये इसकी विशेषता नहीं थी, है ना। आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस होते हैं, प्रेरक होते हैं, दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। वो अपने कर्मचारियों, नेताओं, सहकर्मियों व ग्राहकों को ऐसा महसूस कराते हैं कि लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इनकी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बताई दिया ऊपर, आत्मविश्वासी होते हैं और दूसरे को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। अपने अनुयायियों को अच्छा व उच्च स्तर का अभिप्रेरण भी देते हैं। अपने अनुयायियों को प्रेरित करने का आकर्षण इनमें होता है और ये पारस्परिक संबंध बनाने में भी विश्वास करते हैं। देखिए और क्या विशेषताएं होती हैं इनकी करिश्मेटिक लीडर की, करिश्माई नेता की? इनका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होता है, संचार बहुत अच्छा होता है, मैच्योरिटी लेवल अच्छा है इनका, परिपक्वता होती है, ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता का गुण भी इनके अंदर है, कंपैशन करुणा इनमें होती है, कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं ये, आत्मविश्वास, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है इनके पास, सकारात्मक शारीरिक भाषा होती है, लिसनिंग स्किल बहुत अच्छा है इनका, सुनने का कौशल, सेल्फ मॉनिटरिंग, ये नहीं कि दूसरों को ही देखते रहेंगे, अपनी खुद की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी है तो वो इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का गुण भी इनके अंदर होता है, आत्म सुधार का गुण भी इनके अंदर होता है। तो अभी ये जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिश्मेटिक लीडर, देखिए विजन एंड आर्टिकुलेशन, पर्सनल रिस्क, सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स, ये तीनों इनकी विशेषताएं हैं। लेकिन कन्वेंशनल बिहेवियर, परंपरागत व्यवहार जो है ना, इसका ये फॉलोअप नहीं करते, तो ये इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़िए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप आसानी से क्रैक कर पाए उसे। सिर्फ एचटेट ही नहीं, केवीएस, एनवीएस या अदर जितने भी हैं, जैसे ईएमआरएस का पेपर था वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। सारे ही पेपर के लिए अपने आप को तैयार रखना। और कब तैयार कर पाते हैं? जब पीछे के पेपर को एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आंसर को याद करके नहीं, उसको अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा जाए, क्योंकि टॉपिक्स रिपीट होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म प्रोडक्ट, यह विचार कि उपभोक्ता फर्म के पर्याप्त उत्पाद को तब तक नहीं खरीदेंगे अनलेस इट अंडरटेक ए लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट यानी कि जब तक बिक्री और प्रचार के प्रयास जो बड़े पैमाने पर ना किया जाए तब तक उपभोक्ता फर्म के उत्पाद को नहीं खरीदेंगे। ये कौन सी कॉन्सेप्ट है? देखिए सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट से सेलिंग कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे प्रमोशन एफर्ट भी है, प्रमोशन एफर्ट भी तो हो सकता था, प्रमोशन कॉन्सेप्ट भी तो हो सकता था, लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कितनी होती है। तो पता लगेगा कि प्रमोशन वाली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होती, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में ही आ जाता है। ठीक है, टोटल हमारे पास होते हैं 5 कॉन्सेप्ट। और कौन सी कॉन्सेप्ट में कौन से किस बात पे जोर दिया गया है ये भी लिखा गया है। 5 कंसेप्ट है, प्रोडक्शन की कंसेप्ट है, प्रोडक्ट की कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। फर्स्ट जो कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, वो किस पे जोर देती है? लार्ज स्केल के प्रोडक्शन पे, इन्हें बस प्रोडक्शन से मतलब है, ठीक है। सेकंड जो है प्रोडक्ट कंसेप्ट,
ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देती है कि प्रोडक्ट अच्छा आना चाहिए। सेलिंग कॉन्सेप्ट किस पे जोर देगी, वही सेलिंग एंड प्रमोशन। तो देखिए अगर यहाँ से ये थोड़ा सा भी पता होता कि अच्छे से कॉन्सेप्ट कर रखी होती, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट किस में किए जाते हैं, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में ही किए जाते हैं। और नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस पे जोर देती है, वो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे जोर देती है। और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कंज्यूमर की वेलफेयर पे या फिर सोशल वेलफेयर पे जोर देती है। तो हमारा आंसर यहाँ से थोड़ा सा अगर थोड़ी सी नॉलेज होती कॉन्सेप्ट की तो आराम से ये वाला क्वेश्चन टिक हो सकता है। लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट किस में किए जाते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोड्यूसर्स सेल्स स्टार्ट क्विकली इज। देखिए जब सेल जो है ना वो जल्दी से अप करना शुरू कर देती है, वो कौन सी स्टेज होती है, ये हमारे स्टेजेस हैं 4। इंट्रोडक्शन स्टेज में एकदम से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाते ही एकदम से थोड़ा ना वो सेल होना शुरू हो जाएगा, तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज तो है ही नहीं। इसका आंसर परिचय की अवस्था होती है। देखिए नाम देखिए ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे ग्रोथ करना शुरू करो, वृद्धि अवस्था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो स्टेज जिसमें सेल जो है वो जल्दी से चढ़ना शुरू कर देती है, अप करना शुरू कर देती है, तो ग्रोथ स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में तो वो मैच्योरिटी लेवल पे होती है, वो चढ़ना शुरू नहीं करती है, वहाँ पे वो मैच्योरिटी लेवल पे होती है, ठीक है। सैचुरेशन स्टेज होती है, संतृप्ति अवस्था, ये सबसे 4th वाली स्टेज आती है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन जो है उसकी कौन सी बाधा नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो चारों ही बाधाएं होती हैं। अभी जो हमारी आंसर की है उसमें लिख दिया इंटरेस्ट लेवल जो है वो कोई बैरियर नहीं होता है। देखिए ये तो सबसे बड़ा बैरियर होता है ना, सबसे बड़ा तो क्या बैरियर तो होता ही है कि इंटरेस्ट लेवल, अगर सुनने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो भी तो कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर आ जाएगी। लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ इंटरेस्ट लेवल पर टिक किया है। देखो फिल्टरिंग इन्होंने माना है छनन, जैसे कि अगर 100% बात चली है, जितने ज़्यादा स्टेप होंगे वो उतनी ही फिल्टर होके आगे जाएगी, तो ये तो एक बैरियर होता है ना कि जो जिस फॉर्म में कम्युनिकेट किया गया है वो पहुंचने वाले तक उस फॉर्म में पहुंच ही नहीं पाता, तो फिल्टरिंग तो है ही है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिलेक्टिव परसेप्शन भी होता है, चयनात्मक धारणा, और इमोशंस, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बैरियर्स होते हैं। बाकी ये इंटरेस्ट लेवल इन्होंने माना है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे सी है हमारा आंसर। अगर आगे क्वेश्चन ऐसे ही ये आता है एज इट इज तो वहाँ पे इंटरेस्ट लेवल ही मान के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन वर्थ ₹2,88,000। एक्स लिमिटेड ने मशीन परचेज करी है 2,88,000 रुपये की, एंड इन ल्यू इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, और एक 100 रुपये का डिबेंचर को 4% के डिस्काउंट पे इन्होंने इशू कर दिया। अब कह रहे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, ठीक है। 2,88,000 की मशीन को खरीदने के लिए कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, जो कि एक डिबेंचर 4% के डिस्काउंट पे गया है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, जितने अमाउंट का परचेज किया है, ठीक है, वो किससे डिवाइड करना है, जितने का डिबेंचर हमने इशू किया। 100 का डिबेंचर था, 4% के डिस्काउंट पे इशू किया है, तो ये 96 में गया। 2,88,000 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 डिबेंचर हमारा आंसर आ जाएगा। 3,000 डिबेंचर जो है कंपनी को इशू करने पड़ेंगे एक मशीन को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइंड टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। देखिए ग्राहक को ऑर्डर से लेकर डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा तक सेवा प्रदान करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं वो कौन से होते हैं। यहाँ पे 4 इन्होंने नेम लिख दी है, ECRM, ERP, ई कॉमर्स एंड EDI। एक बार देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ECRM इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। ग्राहक ने ऑर्डर किया, उसको डिलीवरी की गई और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की गई। इन सब के लिए, सारे प्रोसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है वो है ECRM। ये फर्स्ट ये आ गया ECRM इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया ERP का। ERP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंक्लूड ऑल द टूल्स एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड टू रन ए सक्सेसफुल कंपनी। कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। ERP। एक ऑप्शन है EDI। EDI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। देखिए ये फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECRM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो EDI क्या होता है, इज द इंटर कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर किसका इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को इंटरचेंज किया जा रहा है। कौन से डाटा को? बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो EDI यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और एक है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स तो क्या होता है? इट इज़ अ बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू खरीदना बेचना, ये सब आ जाएगा ई-कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, शॉर्ट फॉर्म MSMEs, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म मध्यम और सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयाँ जो है उसके लिए स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट इन्होंने बोला कि दिस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। यह क्षेत्र भारत में मानव संसाधनों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। सेकेंडली इन्होंने बोला कि इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। बड़े उद्योगों की तुलना में जो निवेशित पूंजी की प्रति इकाई है उसके लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। ठीक है, बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। और कंपैरिजन का बेसिस क्या दे दिया? निवेशित पूंजी की प्रति इकाई। और तीसरा कह रहे हैं कि दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ द इंडस्ट्रीज यूनिट इन द कंट्री। यानी कि भारत में ये उद्योग देश की औद्योगिक इकाई का 45% हिस्सा है। तो हाउ मेनी ऑफ द वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे ओनली ए ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट है कि यह क्षेत्र भारत में मानव संसाधनों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो नेक्स्ट क्या है? द आइडिया दैट ए सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू whom he or she is directly responsible। यह विचार कि एक अधीनस्थ के पास केवल एक ही पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेवार हो। क्या यह विचार कि एक अधीनस्थ के पास बस एक ही पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेवार हो, तो यह आ जाएगी यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की समानता। देखिए हेनरी फेल्सर के ये जो 14 प्रिंसिपल है, हर एस्टेट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। या हर एस्टेट में क्या, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइए 14 प्रिंसिपल में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, या फिर जैसे यहाँ पे दे दिया एक प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कौन सा प्रिंसिपल है। तो साथ साथ ये सभी प्रिंसिपल जो है अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई अधिकारी होंगे तो वह समझ ही नहीं पाएगा कि किसके आदेश को प्राथमिकता दे और इस प्रकार वो अपने आप को भ्रमित स्थिति में पाता है। ऐसी व्यवस्था के चलते अधीनस्थों की कार्यकुशलता कम हो जाती है और दूसरी ओर एक से अधिक अधिकारी होने पर प्रत्येक अधिकारी वो चाहता है कि पहले उसी के आदेश का पालन हो। तो इसी ईगो के चलते उनमें झगड़े की संभावना बनी रहती है और उनकी कार्यकुशलता में कमी आ जाती है। देखिए ये है हमारी राइट अप्रोच और ये हमारी रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच क्या बोलती है कि मैनेजर एक है और उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट है, और सेकंड पिक्चर में दिखाया गया कि सबऑर्डिनेट 3 है और मैनेजर 2 है। तीनों सबऑर्डिनेट को मैनेजर पहले वाले मैनेजर से भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे से भी प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो भ्रमित स्थिति में होते हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है कि अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, एक सबऑर्डिनेट को एक जो उसका सुपीरियर है उसी से ही आदेश मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट ए मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट इज कॉल्ड। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की संख्या को कुशलतापूर्वक, है ना, एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक और इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकता है, वो क्या कहलाता है? देखिए नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट आ जाए कि उसके नीचे कितने बंदे होने चाहिए जिसको वो अच्छे से डायरेक्ट कर पाता है, तो ये होता है हमारा स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की अवधि, नियंत्रण का विस्तार भी इसे बोला जाता है। तो स्पान ऑफ कंट्रोल इसका आंसर हो जाएगा। और ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें से 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के थे 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।